Hello students, good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the combination of resistances, some of the numerical of the combination of resistances. Today we are going to discuss about heating effect of electric current. In this video, in this class, we will discuss about heating effect of electric current, Joule's law of heating, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। आया समझ में? क्या क्या डिस्कशन करेंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कॉन्सेप्ट क्या आएगा ना? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट फ्लो करने पे कोई भी सर्किट पे हीट एनर्जी डेवलप होता है। वाह, देखो क्या आया मेरा डेफिनेशन, सॉरी हेडिंग, हीटिंग इफेक्ट of electric current हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट आया, इसका मतलब क्या आया? द फेनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट by flowing the electric current in a conductor. The phenomenon of production of हीट इन ए कंडक्टर, इन ए कंडक्टर मान लो या फिर इन ए रेजिस्टर भी मान लो, वाह, बाय फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। आया समझ में कि नहीं? इज नोन एज व्हाट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे होता है? आसान सा चीज है, देखो खुद भी फील कर सकते हो। मान के चलो कि ये कोई कंडक्टर है मेरा, हाँ कि नहीं? यहाँ पे जब अगर कुछ भी एनर्जी देने से, कुछ भी पोटेंशियल, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस मैंने दिया इसको, पोटेंशियल डिफरेंस देने से ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा? मूव करना चाहेगा, हाँ कि नहीं? मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। द इलेक्ट्रॉन मूव्स और ड्रिफ्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ में कि नहीं? When some potential difference is applied to the conductor, the electrons inside the conductor is drifted in the opposite direction of electric field. आया समझ में? अब यहाँ से ये क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ड्रिफ्ट स्पीड इसका क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। जब ये कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करेगा तो यहाँ पे पास में जो इलेक्ट्रॉन है या कोई यहाँ पे वॉल है, मेटल आयन से, यहाँ पे इसमें कोलाइड करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा? कोलाइड करना शुरू करेगा। आया समझ में कि नहीं? अब यहाँ पे ये क्या करना शुरू किया? कोलाइड होगा। और यहाँ की नहीं, कोलाइड विद द पॉजिटिव मेटल आयंस, पॉजिटिव आयन के साथ। यहाँ पे जो पॉजिटिव मेटल्स मतलब पॉजिटिव आयंस होंगे उनके साथ ये क्या करेगा? कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन किया होगा, जब ये मूव कर रहा है, जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन किया होगा, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड, हाँ कि नहीं? द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ फ्री एक्सीलरेशंस, ड्यूरिंग द इंटरवल्स ऑफ फ्री एक्सीलरेशंस of the collision is transferred to the metal ions। जो इसने गेन किया होगा वो यहाँ पे जो मेटल आयन्स हो रहे होंगे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, मेटल आयन्स भी है। अब ये इसके साथ कोलाइड किया, कोलाइड करने बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ये कहां पे आ जाएगा ना? मेटल आयन को आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ यहाँ ना। उसके बाद क्या होगा? द मेटल आयन्स भी अभी क्या होगा? वाइब्रेट होगा। अब मेटल आयन भी क्या होगा? ये मेटल आयन भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा और ये भी कोलाइड होना शुरू करेगा। मेटल आयन भी वाइब्रेट होगा और ये भी कोलाइड करना शुरू करेगा। वाइब्रेट हुआ तो इसका भी कोई काइनेटिक एनर्जी आएगा, इसका भी कोई काइनेटिक एनर्जी आएगा। आ रहे हाँ यहाँ ना? आ रहा है समझ में? तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आया, हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3 kT/m का रूट ओवर। आ रहा है समझ में? पढ़े थे 11th में। अगर काइनेटिक एनर्जी मेरा इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है? हीट डेवलप होगा मेरा। आया समझ में? नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या डेवलप होगा? हीट मेरा डेवलप होगा।
आया समझ में? और एक बार मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को कोई बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे। When the electrons moves or drifts in the opposite direction of electric field, it moves with a constant velocity. कोई constant drift velocity से ये move करेगा। On this, during this motion, it collides with the positive metal ions. किसके साथ collide होगा? Positive metal ion के साथ। Positive metal ion के साथ collide होने पे, positive metal ion के साथ collide होने पे, अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा पॉजिटिव मेटल आयन के पास। अब उसका जो फ्री एनर्जी होगा किसके पास? मेटल आयन के पास, वो थोड़ा इंक्रीज होगा अभी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 3kTn, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मास इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट को इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इसके साथ भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हीट डेवलप होगा कंडक्टर पे। आया समझ? कंडक्टर लो या रेजिस्टर लो, कोई भी ले लो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टर भी, सॉरी, हीट एनर्जी भी डेवलप होगा। आ गया समझ में? क्या क्यों हीट हमारा डेवलप हो रहा है और कैसे डेवलप हो रहा है? आया समझ में? When some potential difference is applied to the conductor, then the electrons moves in the opposite direction of electric field and with a constant drift velocity, During this motion, these free electrons collide with the positive metal ions and the positive metal ion starts to vibrate, and the kinetic energy from the free electrons gets transferred to the positive metal ions, and the kinetic energy is given by Ke equal to 3kT by m का root over. If kinetic energy increases, then its temperature also increases. Due to the increase in temperature, there is a develop of heat develop हुआ। आया समझ में? इसी कॉन्सेप्ट को लेके जूल्स ने किया, साइंटिस्ट जूल्स ने क्या किया? एक लॉ बनाया। कैसे लॉ बनाया देखते हैं। ये वाला हो गया, चलो नोट कर लो। हम आगे बढ़ते हैं अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के लिए। क्या हेडिंग आएगा मेरा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक पार्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या आ रहा है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग मेरा ये हो रहा है, ये क्या किया? कोई कंडक्टर दिया, ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया। अब इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, हाँ कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेंगे। करंट क्या करेगा? हायर पोटेंशियल का लोअर पोटेंशियल मूव करेगा। मान के चलो ये वाले को हम इसका पोटेंशियल को V1 मान रहे हैं, इसका पोटेंशियल को मैं V2 मान रहा हूं, हाँ कि नहीं? इधर एनर्जी कितना आएगा? माइनस E इंटू V1, इधर एनर्जी आएगा माइनस E इंटू V2। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत हुआ? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? चलो तो अब क्या करते हैं? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बात समझ में आ गया ना? मैंने दिया था इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, तब जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे? फाइनल, ऐसे लिख ले रहा हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है? माइनस EV2 माइनस ऑफ माइनस EV1। तो यहां से E कॉमन गया, माइनस EV2 प्लस ऑफ EV1, तो E इक्वल टू V1 माइनस V2 आ गया क्या? E ऑफ V1 माइनस V2 आ गया क्या? अरे हाँ या ना? यही तो आएगा ना? नहीं आएगा। E ऑफ V1 माइनस V2 आएगा। देखो थोड़ा सा चीज यहाँ पे मैंने गलती कर लिया है। क्या गलत किया है? इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करेगा? यहां से यहां तक मान के चलो कि ये मेरा पॉइंट B है, ये मेरा पॉइंट A है। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A।
यहां से यहां तक मूव करेगा। तो फाइनल कौन होगा? फाइनल ये वाला होगा, इनिशियल ये वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? When electron starts to move from point B to point A, then final में आएगा E into फाइनल आएगा ये वाला माइनस E into V1 माइनस ऑफ माइनस E into V2 इनिशियल। यही है मेरा इनिशियल पॉइंट, ये है मेरा फाइनल पॉइंट। आया समझ में कि नहीं? ये मेरा इनिशियल पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ रहा है। यहां पे उसका एनर्जी था माइनस EV2, यहां पे उसका था एनर्जी माइनस ऑफ EV1। तो फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस EV1 प्लस ऑफ EV2 माइनस, अगर E कॉमन गया तो क्या आ जाएगा? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। ये मेरा आ गया डेल्टा U, ये मेरा आ गया E कॉमन गया तो V2 माइनस V1। आज V1 बड़ा है या V2 बड़ा है? ऑब्वियसली V1 इज एट हायर पोटेंशियल, V2 इज एट लोअर पोटेंशियल। तो as V1 greater than V2, so delta U is the negative। डेल्टा U मेरा क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा। डेल्टा U मेरा क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। डेल्टा U मेरा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि छोटा से बड़ा में माइनस कर रहा हूं। डेल्टा U मेरा नेगेटिव आएगा। अब क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी जो है, as electrons moves with कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड, कांस्टेंट ड्रिफ्ट स्पीड, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आया तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ये है डेल्टा U, ये हो जाएगा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। हाँ कि नहीं? अब काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको मैं चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं मतलब क्या होता है? ये जो V2 माइनस V1 है, V2 माइनस V1 को मैं V मान लेता हूं। V2 माइनस V1 को मैं V मान लेता हूं। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें किसी का दिक्कत है? V2 माइनस V1 को मैं V मान लेता हूं। हो गया यहां पर? ना इसमें किसी का दिक्कत हो रहा है? आगे बढ़े, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। एक्चुअली में चेंज इन पोटेंशियल कांस्टेंट मत लिखो, कोई भी एक मतलब एक लेटर में नोमिनेट कर लो। ये जो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल्टा U इक्वल टू E ऑफ V2 माइनस V1 दैट इज माइनस E ऑफ V1 माइनस V2, माइनस E ऑफ V1 माइनस V2। आया समझ में? माइनस कॉमन आया तो V1 माइनस V2 हो गया। आया? तो इसको मैं लिख लेता हूं माइनस E इंटू V। ये V1 माइनस V2 को मैंने V ले लिया। वाह, ये डेल्टा U, ये डेल्टा T। ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डालो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डालो। क्या होगा? सॉरी, जो क्या होता है हमारा टोटल चेंज इन एनर्जी क्या आएगा? डेल्टा U प्लस डेल्टा K। चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके मिटाने जा रहा हूं। ऊपर से 2-3 लाइन मिटाता हूं यहां से। टोटल चेंज इन एनर्जी क्या आएगा? डेल W इक्वल टू डेल्टा KE प्लस डेल्टा U। तो डेल्टा KE क्या है? 0 प्लस डेल्टा U क्या है? माइनस ऑफ EV। तो डेल W इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ EV। डेल W क्या है? माइनस ऑफ EV। आया समझ में यहां तक? ना यहां तक किसी का डाउट है? अरे हुआ या नहीं? देखो इधर, ये जो था ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, डेल W इक्वल टू माइनस EV एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएंगे। इफ मान के चलो, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस फ्रॉम B टर्मिनल टू A टर्मिनल, तो क्या हो जाएगा? डेल W इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस N इंटू E इंटू V आ जाएगा। डेल W इक्वल टू माइनस N इंटू E इंटू V आ जाएगा। अरे हाँ ना,
डेल डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा माइनस एन इंटू ई इंटू वी। अब ये क्या हो रहा है मेरा चेंज इन एनर्जी है, तो जहां यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई एनर्जी मेरा लॉस हो रहा है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई एनर्जी मेरा लॉस हो रहा है। वो एनर्जी जो लॉस हो रहा है वो कहां पे जाएगा, वो हीट एनर्जी को ही जाएगा। यहाँ पे मैंने वर्क डन किया, पोटेंशियल डिफरेंशियल के मैंने वर्क डन किया। अब ये यहाँ से क्या कर रहा है, हीट जनरेट तो करेगा ना, कोलाइड होगा, कोलाइड होकर हीट जनरेट करेगा कंडक्टर या रेजिस्टर पे। तो ये हीट एनर्जी आया कहां से, वो इसी जो वर्क डन हुआ है यहाँ पे जो एनर्जी लॉस्ट हो रहा है, दैट चेंज इन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। सो मैंने लिख सकता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं लिख सकता हूं डेल डब्ल्यू प्लस डेल एच इक्वल टू जीरो, डेल डब्ल्यू प्लस डेल एच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डेल डब्ल्यू क्या है माइनस एन ई वी प्लस डेल एच इक्वल टू जीरो। तो डेल एच क्या बन गया, डेल एच मेरा एन ई वी बन गया, डेल एच मेरा क्या बन गया एन ई वी बन गया। अब डेल एच एन वी है तो चार्ज मेरा क्या है, मान लीजिए तो यहाँ पे और एक लाइन में लिख रहा हूं चार्ज इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू ई बाई टी। मेरा करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू का वैल्यूज क्या है एन ई बाई टी, क्यू का वैल्यूज क्या है एन ई बाई टी। अब यहां से ई निकालूं तो क्या मुझे मिलेगा आई इंटू टी बाई एन, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हैं यहाँ या ना, इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा आई इंटू टी बाई एन। चलो स्क्रीन को पॉज करके इतना लिख लो, मैं थोड़ा यहाँ से मिटाने जा रहा हूँ। इसी ई को लाके हम यहाँ पे डेल एच में पुट करेंगे, इसी ई को लाके हम यहाँ पे डेल एच में पुट करेंगे। देखो अब डेल एच इक्वल टू एन ई वी है, तो डेल एच इक्वल टू एन इंटू ई के जगह मैं लिख सकता हूं आई टी बाई एन इंटू वी। तो एन से एन कैंसल हो गया, डेल एच को भी मैं डी एच लिख सकता हूं। क्या मेरा आया आई सॉरी डी क्यू बाई डी टी, अच्छा ये आई क्यू बाई डी क्यू बाई डी टी इक्वल एन डी आई डी टी बाई एन लिख लो यहाँ पे आई डी टी वी आई डी टी। क्यों लिखा पता चल गया क्या, क्यों मैंने ये वाला लिखा पता चल गया क्या। छोटे से जिस टाइम के लिए हम ले रहे हैं, छोटे से टाइम के लिए चार्ज लेंगे तो यहाँ पे एन ई आ रहा है, चार्ज तो एन ई आएगा, टाइम क्या आएगा डी टी, तो टाइम क्या आएगा यहाँ पे डी टी, तो आई डी टी बाई एन, यहाँ पे आई डी टी बाई एन तो आया मेरा वी आई डी टी। हो गया, यहां से मिटा देता हूं इसको। dH इक्वल टू वी आई डी टी जो आ रहा है, dH इक्वल टू वी आई डी टी जो आ रहा है, तो मैंने क्या किया dH का इंटीग्रेशन किया, वी आई डी टी का भी मैंने इंटीग्रेशन किया। आया समझ में, क्योंकि मुझे H चाहिए, हीट टोटल हीट प्रोड्यूस, ये स्मॉल हीट प्रोड्यूस हो रहा है विद ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां से टाइम में 0 से t ले रहा हूं, यहां से मैं 0 से h ले रहा हूं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा h 0 से h वी आई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से t, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो h इक्वल टू क्या बन गया मेरा वी आई टी, h इक्वल टू क्या बन गया मेरा वी आई टी। This is the expression for heat produced in a conductor or in a resistor, and this is called Joule's law of heating. This is the expression for Joule's law of heating. यहाँ से हम छोटे छोटे expressions निकालेंगे, हुआ यहाँ से हम छोटे छोटे expressions निकालेंगे। आ रहा है समझ में ना, इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, अरे हाँ या ना। तो h इक्वल टू वी आई टी बन रहा है, इसी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं h इक्वल टू वी आई टी से v को, पोटेंशियल को आई आर हम डाल सकते हैं, I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी, h इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। आया समझ में कि नहीं, ये वी आई में रिलेशन, ये आई आर में रिलेशन, और एक रिलेशन आएगा h इक्वल टू आई के जगह में v बाई आर, इसी एक्सप्रेशन आई के जगह में v बाई आर का स्क्वायर r इंटू टी, तो क्या मेरा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर r इंटू टी होगा। तो क्या मैं यहां से v स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिख सकता हूं, v स्क्वायर बाई आर इंटू
टी। आया समझ में कि नहीं? H इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। हुआ ना? इसी में किसी का दिक्कत है? हो गया क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। इसी 3 फॉर्मूला से हमको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिखना है। उसका लॉ क्या क्या हो रहा है हम यहाँ इसी 3 से बनाएंगे। हुआ? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। पहला एक्सप्रेशन आया था H इक्वल टू वी आई टी पे, एक एक्सप्रेशन आया था H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से, तीसरा एक्सप्रेशन आया था आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब ये तीनों पे सब एक्सप्रेशन पे मेरा पहला आएगा कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर व्हिच द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। पहला लॉ आएगा क्या मेरा कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर is directly proportional to the time for which the electric current flowing through the conductor। जितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होंगे, जितने टाइम के लिए जब टाइम इंक्रीज होगा तो हीट प्रोड्यूस भी इंक्रीज होते होते जाएगा। क्या यहाँ पे मेरा R को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? इसी एक्सप्रेशन से H प्रोपोर्शनल टू R हो रहा है। चलो H प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया मेरा? R हो गया। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R, इसी एक्सप्रेशन से मेरा आ रहा है रेजिस्टेंस R। कब? यहाँ पे जब करंट होगा। तो ये कंडीशंस कब, ये लॉ कब अप्लाई हो सकता है? इफ करंट इज कांस्टेंट, करंट अगर वहां पे कांस्टेंट है और करंट इज कांस्टेंट और फॉर ए गिवन करंट अगर तुमको करंट के हिसाब से दिया गया है तो तुम लिखोगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट और फॉर ए कांस्टेंट करंट। करंट कांस्टेंट हुआ, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है? आर इनवर्स रिलेशंस पे है। आर क्या है मेरा? इनवर्स रिलेशंस में है। H प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये कब होगा? If potential is constant, if potential difference is constant, potential difference is constant, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेरा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। आया समझ में कि नहीं? अब यहाँ पे तीसरा लॉ क्या आएगा ना? H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ऑफ द करंट को, किसको? स्क्वायर ऑफ द करंट को। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ, यहाँ ना H इक्वल टू H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आया? ये था मेरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हुआ? और ये सब जो हीट एनर्जी हुआ है ये सारे के सारे वर्क डन का भी फॉर्मूला बन सकता है। ये सारे के सारे किसका हो सकता है? फॉर्मूला वर्क डन का लिए भी बन सकता है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ, यहाँ ना क्या लिखेंगे अभी? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? पावर इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम इंटरवल। जितना हम वर्क डन कर रहे हैं उसी का पर यूनिट टाइम इंटरवल में। तो वर्क डन क्या है मेरा? V इंटू आई इंटू टी बाई टी। तो P इक्वल टू टी से T कैंसल आउट हो गया। पहला फॉर्मूला आया P इक्वल टू वी आई। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? V से मैं अभी आई आर लिख रहा हूं इंटू आई, तो P साथ तीसरा फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। आया कि नहीं? इसी फॉर्मूला से P इक्वल टू वी, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो मेरा आ जाएगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। आया समझ में? इसी 3 फॉर्मूला तो आएगा, इसी 3 फॉर्मूला तो आएगा। आया समझ में कि नहीं? इसी वर्क डन मेरा हो रहा था VIT जो यहाँ पे हमने लिखा था, वही हीट एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ही तो है ना। तो P इक्वल टू VI, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इसका यूनिट क्या हो रहा है मेरा? SI में हम वाट से एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसका जो हायर यूनिट्स होंगे ये सब आएंगे किलोवाट या फिर हॉर्स पावर आएगा। किलोवाट या फिर हॉर्स पावर बा HP हम लिखते हैं इसको।
1 किलोवाट सबको पता है 10⁻³ वाट, 1 हॉर्स पावर सबको पता है क्या है 746 वाट। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? क्या तुम पावर का डायमेंशन निकाल सकते हो W/T यूज करके? आ रहे हाँ या ना? चलो सब कोई निकाल सकते हैं। गया यहां तक गया ना? इसी में किसी का दिक्कत है ना? इसी में किसी का दिक्कत है? हायर यूनिट्स में हम क्या यूज करते हैं? किलोवाट या हॉर्स पावर। आ गया। अब इलेक्ट्रिक पावर के साथ एक और चीज भी दिख लो यहां से, उसी के साथ कंबाइन करके मैं लिख लेता हूं यहां से। क्या है ना? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है वो क्या है ना? W इक्वल टू पावर इंटू टाइम। इसी एक्सप्रेशन से P इक्वल टू W/T आया तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा। यही तो मेरा इलेक्ट्रिक एनर्जी है। उसी एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं जो हमारा वहां पे निकला था, H इक्वल टू VIT। उसी एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं। P का वैल्यू क्या है? VI इंटू T। फिर हम लिख सकते हैं I²R इंटू T। फिर हम लिख सकते हैं V²/R इंटू T। जो जो एक्सप्रेशन वहां पे निकले थे जूल्स लॉ हीटिंग है, वही मेरा सब इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। अब इसका यूनिट क्या हो रहा है मेरा? इसका यूनिट SI में आएगा जूल। इसका यूनिट SI में क्या आएगा? जूल आएगा। 1 जूल, 1 जूल इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 जूल इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। 1 जूल इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। किलो जूल को मैं लिख सकता हूं किलोवाट इंटू सेकेंड। इसका जो हायर यूनिट्स आ रहे हैं, इसका जो हायर यूनिट्स आएंगे वो होगा किलोवाट इंटू आवर, किलोवाट इंटू आवर। आया समझ में? चलो नोट डाउन कर लो। अच्छा सा चीज है, नोट डाउन कर लो। 1 किलोवाट इंटू आवर। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, पावर वाले को मिटा देता हूं मैं। और इसका और एक यूनिट जो आता है, जो कॉमर्शियल यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियली जो हो रहा है वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में आ रहा है। बोट हम लिखते हैं BOT, दैट इज इक्वल टू बोर्ड। कॉमर्शियली हम यूज कर रहे हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड का यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये मेरा हायर यूनिट है जो कॉमर्शियल यूज हो रहा है। अभी जो 1 किलोवाट आवर लिखा मैंने, 1 किलोवाट आवर मतलब किलोवाट के साथ आवर मल्टीप्लाई हुआ है, इसी को हम 1 यूनिट बोलते हैं। जो हम इलेक्ट्रिक यूज करते हैं, अप्लायंसेस यूज करते हैं घर पे, डोमेस्टिक सर्किट में जो यूज करते हैं, वहां पे जो हम बिल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए, जो बिल देते हैं वो कहां से मेजर होता है? यहाँ से। किलोवाट इंटू आवर, कितना पावर है, कितना टाइम के लिए तुमने यूज किया है, उसी को मल्टीप्लाई करो। जितना किलोवाट आवर रहेगा उतना यूनिट तुम्हारा आया है। क्या मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिख सकता हूँ? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। 36 इंटू 10⁵ जूल। यही है मेरा किलोवाट आवर। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। अब इसको ऑर्ग में कन्वर्ट करोगे, 1 जूल इक्वल टू कितना ऑर्ग आ जाएगा? मतलब 10⁷ अब तो यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर सकते हो। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट है ऑर्ग। हो गया यहाँ तक? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी सबका क्लियर हो गया? चलो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लो। क्या लिखेंगे? ये जो पावर्स मेरे हैं, जो मैं पावर्स कैलकुलेट कर रहा था, वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होंगे? मतलब इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर in series combination, in series combination of balls। अब वहां पे हम रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे थे। अब क्या दिखेंगे? पावर में सीरीज कॉम्बिनेशन और ये के कैसे होगा? मान के चलो कि यहां पे कोई बॉल था
अब यहां पे भी कोई बॉल था, अब यहाँ पे भी कोई बॉल था, ये सब कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कुछ का रेजिस्टर, कुछ का रेजिस्टर, कुछ का कुछ रेजिस्टर है। अब ये से भी पोटेंशियल को कनेक्टेड है। आया समझ में कि नहीं? एक याद रखो, इसका रेजिस्टेंस अगर R1, इसका R2, इसका R3 हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये क्या आया? भी आया। अब इसके पास मान के चलो कि पावर P1 है, इसके पास पावर P2, इसके पास पावर P3। बॉल का पावर मतलब समझ में आ रहा है ना? घर पे जो लगा रहे हो 40 वाट बॉल, 100 वाट, 500 वाट का बॉल, 15 वाट का बॉल, यही सब बॉल है। तो अलग अलग बॉल का अलग अलग पावर होते हैं। क्या मैं RS को लिख सकता हूं V स्क्वायर बाई PS, नेट पोटेंशियल बाई नेट। ये करंट को मैं R1 को लिख सकता हूं V स्क्वायर बाई P1, यहां पे लिख सकता हूं V स्क्वायर बाई P2, यहां पे लिख सकता हूं V स्क्वायर बाई P3। क्या हमेशा V स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा? 1 बाई PS इक्वल टू क्या बनेगा? 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। क्या मेरा यही बनेगा? क्या मेरा PS इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 बनेगा? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रिक पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स। इलेक्ट्रिक पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कनेक्शंस कैसे आएंगे? मेरा डायग्राम मेरा ऐसे होगा, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये एक बॉल है। आया? ये पे P1, P2, P3, R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस। पोटेंशियल मैंने V है, सबका पोटेंशियल मैंने V है। मैंने कांस्टेंट पोटेंशियल लेके ही सॉल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 1 बाई RS इक्वल टू 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही मुझे मिलेगा। अब 1 बाई RP को मैं लिख सकता हूं, P इक्वल टू मेरा क्या था? V स्क्वायर बाई R। तो R इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ? V स्क्वायर बाई P। R इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? V स्क्वायर बाई P। क्या मैं लिख सकता हूँ 1 बाई RP को V स्क्वायर बाई पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? PP मतलब पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1 बाई R1 को मैं लिख सकता हूँ V स्क्वायर बाई P1, 1 बाई V स्क्वायर बाई P2, 1 बाई V स्क्वायर बाई P3। क्या मैं लिख सकता हूं? आ रहे हाँ या ना? क्या मैं लिख सकता हूं V स्क्वायर बाई P3? तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? PP बाई V स्क्वायर, P1 बाई V स्क्वायर, P2 बाई V स्क्वायर, P3 बाई V स्क्वायर। V स्क्वायर सब में कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या मेरा PP इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा? आया समझ में? तो यहाँ पे इंडिविजुअल पावर्स, अगर बॉल्स पैरेलल पे कनेक्ट हैं तो मेरा इंडिविजुअल पावर्स क्या होंगे? इंडिविजुअली ऐड होंगे। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं मैं इसको। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहा हूं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ नहीं करेंगे हम। एक क्वेश्चन दिया गया है, तुम घर पे फ्रीज यूज कर रहे हो, तुम घर पे फ्रीज यूज कर रहे हो जिसका पावर है 190 वाट, जिसका पावर है 190 वाट। बॉल यूज कर रहे हो, कितने बॉल? 3 ही बॉल यूज कर रहे हो, 3 बॉल यूज कर रहे हो। एक बॉल का पावर है 50 वाट। आया समझ में? एक फैन यूज कर रहे हो जो 250 वाट का है। एक फैन यूज कर रहे हो जो 250 वाट का है। इतना सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो। कितने टाइम के लिए लगा रहे हो? 30 डेज के लिए, 1 महीने के लिए लगा रहे हो। और पर डे तुम 8 आवर यूज करते हो। कितना यूज करते हो? 8 आवर यूज करते हो। पर डे तुम 8 आवर यूज करते हो। इफ 1 unit costs 5 rupees,
1 unit cost 5 rupees. How much will you pay the electric bill? आया समझ में क्या मैं बोला? हाउ मच विल यू पे द इलेक्ट्रिक बिल? फ्रीज एक यूज करते हो 190 वाट का, बॉल 3 यूज कर रहे हो 50 वाट का, एक फैन यूज कर रहे हो 250 वाट का। सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे 8 आवर्स चलते हैं एक दिन में। 30 डेज के लिए कितना चलेंगे, मतलब 30 डेज में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। पहले क्या निकालो, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालो, डब्ल्यू निकालो। वहां डब्ल्यू के लिए क्या मैं करूंगा, पावर इंटू टाइम का फॉर्मूला लिखूंगा। फ्रीज के लिए 190 वाट चल रहा है, टाइम कितना ले रहा है 8 आवर्स, मतलब 8 इंटू 3600 सेकंड में कन्वर्ट करोगे। सारे चीज को सेकंड में ही कन्वर्ट करोगे। सोच जरा सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, ये बाद में मैं बताऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। 190 इंटू 8 इंटू 3600 वाट इंटू सेकंड में आ गया। हाँ कि नहीं? एक दिन के लिए पहले कैलकुलेट कर लो, फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूमशन आ जाएगा। 190 इंटू 8 इंटू 3600 ये क्या गया मेरा, फ्रीज के लिए गया। बॉल कितना, 3 बॉल, एक बॉल का पावर 50 वाट, कितने आवर के लिए चल रहा है 8 इंटू 3600। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस फैन एक चल रहा है 250 वाट का, कितने के लिए 8 इंटू 3600। आया समझ में? क्या मैं यहां से 3600 कॉमन ले सकता हूं? 3600 कॉमन ले सकता हूं। 190 इंटू 8, यहां से कुछ वैल्यूज तुम निकाल सकते हो, कैलकुलेट करके यहां से कुछ वैल्यूज तुम निकाल सकते हो। ये किसमें आएगा, जूल पे आएगा। ये जो वैल्यूज आएगा जूल, वाट इंटू सेकंड में जूल आ रहा है। तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए 1 किलोवाट आवर में, तुमको यूनिट्स चाहिए किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर पे। तो किलोवाट आवर पे कैसे करोगे, देखो क्या हो रहा था मेरा, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 शायद वो था, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 शायद मेरा था, वो जो आया था वैल्यू 36 इंटू 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 ही था। 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 था, मतलब मेरा 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल इक्वल टू 1 किलोवाट आवर था। हाँ कि नहीं? अब ये जो वैल्यूज आएगा, क्या यहां से मैं लिख सकता हूं 3600 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। क्या यहां से तुम ये वैल्यूज पुट कर सकते हो क्या, 3600 यहाँ पे कोई इतना वैल्यूज कितना किलोवाट आवर होंगे खुद कैलकुलेट कर सकते हो 1 बाई करके। ये वाले वैल्यूज को नहीं हो रहा है, मैं सॉल्व कर लूं, ठीक है सॉल्व कर लेता हूँ। W इक्वल टू ये वाला मैंने कैलकुलेट किया तो इतना आया आंसर, खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 36 इतना जूल इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, तो 1 जूल मुझे मिल गया। 1 जूल से इतना जूल कितना किलोवाट आवर होगा, मैंने कैलकुलेट किया 4.72 किलोवाट आवर। अच्छा इतना ही मेरा यूनिट आएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, तो 4.72 यूनिट्स आएंगे। 1 यूनिट को मैं पे कर रहा हूं, 1 यूनिट कॉस्ट, यहां पे 1 यूनिट कॉस्ट RS5। अब 4.72 यूनिट कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4.72, इसी से मल्टीप्लाई कर लोगे। 5 इंटू 4.72 कितना आएगा, कितना आएगा खुद कैलकुलेट करो यहां से। इतना आएगा क्या, देखो थोड़ा सा 23.6 23.60 23 रुपीज 60 पैसा मेरा आएगा इलेक्ट्रिक बिल पे करने के लिए। अगर तुम एक, अच्छा ये मेरा कहां पे आया, एक दिन के लिए आया है ना, हाँ एक दिन के लिए आया है। एक दिन के लिए इतना बिल आ रहा है, 8 आवर्स मैंने मल्टीप्लाई किया है, 30 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज मेरा क्या आएगा,
30 days costs equal to 30 into 23.6, क्या मेरा 70 रुपीज आएगा? अरे हाँ यहाँ ना 70.80। क्या मेरा इतना ही रुपीज आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 700 आएगा शायद। थोड़ा कैलकुलेट कर लो, ये वाला थोड़ा कैलकुलेट कर लो। सेवन जीरो एट रुपीज आएगा। आया समझ में? कितना आएगा? 708 रुपीज। एक महीने के में तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल 708 रुपीज आएगा। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है, a heating element is marked and a heating element is marked, a heating element, ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो हीटिंग एलिमेंट एग्जाम में भी काफी बार आता है। इज मार्क्ड टू 10 वोल्ट 63 वाट, टू 10 वोल्ट 630 वाट। What is the current drawn by the, what is the current drawn by the, what is the current drawn by the element, what is the current drawn by the element when connected to the when connected to a 220 volt DC, connected to the 220 volt DC। है समझ में? क्वेश्चन मेरा ये दिया गया, कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट DC। आया समझ में कि नहीं? अच्छा, और एक बार क्वेश्चन भी दिया गया, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या है, इसी को मुझे निकालना पड़ेगा, आया समझ में? अब देखो हीटिंग एलिमेंट इज मार्क टू 10 वोल्ट, मतलब वो जो एलिमेंट है उसमें मार्क किया गया है 210 वोल्ट और 630 वाट। ये उसका रेटिंग है, उतना तक ही ये काम कर सकता है। V इक्वल टू 210 वोल्ट, पावर इक्वल टू 630 वाट। व्हाट इज द करंट, करंट इक्वल टू P इक्वल टू VI, तो I इक्वल टू क्या मेरा बनेगा, P बाई V, 630 बाई 210, I इक्वल टू 3 एम्पियर, I इक्वल टू 3 एम्पियर। आया समझ में कि नहीं? When connected to the 220 वोल्ट DC। अच्छा यहाँ पे 220 वोल्ट हो गया है क्या, उसी को 210 वोल्ट कर लूं, उसी 210 वोल्ट DC। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस क्या है, उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस मतलब R इक्वल टू V बाई I। V मेरा क्या है 210, I क्या है मेरा 3, तो R आया मेरा 70 ओम। R मेरा क्या आएगा 70 ओम। डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये हो गया। इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, नेक्स्ट को बढ़ते हैं। एक हीटर कॉइल का रेटेड है, मतलब रेटिंग क्या है 100 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट। A heater coil is rated 100 watt 200 volt. It is cut into the two identical parts. Heater coil is rated 100 watt 210 volt. It is cut into two equal parts. Both parts are connected in parallel. Both parts are connected in parallel.
to the same voltage source, to the same voltage source of 200 volt. 200 volt. Calculate the energy per second in the new combinations. Calculate the energy liberated per second in the new combination. आया? चलो, हीटर कॉइल मेरा कितना रेटेड था? 100 वाट 200 वोल्ट. 100 वाट 200 वोल्ट में जब रेटेड था तो इसका आर क्या था? यहाँ पे आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा? वी स्क्वायर बाई पी. वी था मेरा 200 का स्क्वायर, पी था मेरा 100. आया समझ में कि नहीं? चलो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर कि मेरा कोई 400 ओम आ रहा है. आर इक्वल टू कितना आएगा? 400 ओम आ रहा है. अब इसको मैंने इक्वली दो पार्ट में डिवाइड किया है. इक्वली दो पार्ट में डिवाइड किया है तो मेरा मान के चलो कि एक R1 है और एक R2 है, तो दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइडेड, इक्वली हाफ हुआ है. तो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 200. अब इसका R पैरेलल कितना आएगा? मतलब ये पैरेलल पे कनेक्टेड है. इक्वली हाफ एंड पैरेलली कनेक्टेड, पैरेलली कनेक्टेड है. तो 200 इंटू 200 बाई 200 प्लस 200, यही तो आएगा. तो यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा? 100 ओम आएगा. कितना आएगा? 100 ओम आएगा. अब इसी रेजिस्टेंस को, इसी में जब 100 ओम आ गया है, उसी में मेरा एनर्जी कितना लिबरेट हो रहा है? क्या मेरा एनर्जी पर सेकेंड में कितना लिबरेट हो रहा है? एनर्जी का वैल्यू फॉर्मूला क्या है? W इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी. अगर मैंने W बाई टी निकाला तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी बाई टी. तो सिर्फ ये वाला आ जाएगा एनर्जी लिबरेटेड पर सेकेंड. इसी को मुझे पूछा गया है. V का वैल्यू क्या है? कौन सा में? 200 वोल्ट में 200 का स्क्वायर. अब ये आर हो गया 100 ओम. अब इस यहाँ से तुमको आंसर मिलेगा क्या? तुमको 400 जूल मिलेगा. 400 जूल मिलेगा. आया समझ में? ये जो दो न्यूमेरिकल मैंने किया, यहाँ पे ये जो वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट हुआ है ये कांस्टेंट होता है. अगर ये वोल्टेज सोर्स मैंने चेंज कर लूं तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू वही 200 आएगा. यहाँ पे अगर 180 आ गया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा. दिखाता हूँ वो वाला न्यूमेरिकल्स दिखाता हूँ. स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, दिखाता हूँ वो वाला न्यूमेरिकल. देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है. An electric bulb rated for 500 watt and 100 volt. जो बल्ब है उसका रेटिंग क्या है? P इक्वल टू 500 वाट, V इक्वल टू 100 वोल्ट. रेटिंग मतलब उसके प्रिंटेड है वहां पे. वाह, इतना तक वो काम कर सकता है. इन ए सर्किट हैविंग ए 200 वोल्ट सप्लाई. सर्किट का वोल्टेंशियल क्या है? 200 वोल्ट. यही क्वेश्चन है हमारा. तो यहां से मैं एक R मान सकता हूं. वो जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्वल टू P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. तो R इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? V स्क्वायर बाई P. V का स्क्वायर है 100 इंटू 100 बाई P है मेरा 500. तो 0 से 0 कैंसिल, 20 ओम आएगा. रेजिस्टेंस क्या आएगा मेरा? 20 ओम. अब रेजिस्टेंस 20 ओम आया मतलब वहां पे करंट कितना जा रहा होगा? I इक्वल टू V बाई आर. V क्या है? 100 बाई R है 20, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर. वो जो बल्ब है उसमें रेजिस्टेंस मेरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस 20 ओम आ सकता है और करंट मेरा 5 एम्पियर आ सकता है. क्या हुआ अभी? कैलकुलेट. अच्छा, ये कहां पे कनेक्टेड है? 200 वोल्ट सप्लाई में. कहां पे कनेक्टेड? ये 200 वोल्ट सप्लाई को कनेक्टेड है. अब करंट मेरा 5 एम्पियर आ रहा है. क्वेश्चन मेरा क्या है? सो दैट द बल्ब डिलीवर्स 500 वाट. मतलब सेम पावर कंजम्पशन होगा. क्या होगा? फॉर सेम पावर कंजम्पशन, फॉर सेम पावर कंजम्पशन द करंट थ्रू द बल्ब. जो बल्ब के अंदर भी करंट जा रहा होगा वो भी क्या होगा? 5 एम्पियर होगा. आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे तो करंट जा रहा है 5 एम्पियर. जब सीरीज में ये कनेक्ट होगा तो उसमें भी 5 एम्पियर का करंट जाएगा. तो I dash must be equal to 5 एम्पियर. तो मेरा R dash कितना आएगा? अब कहां पे कनेक्टेड? 200 वोल्ट सप्लाई में.
अब v डैश का स्क्वायर बाई सॉरी r इक्वल टू v बाई आई, आई डैश, तो v कितना है 200 बाई 5 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 40 ओम। क्वेश्चंस क्या दिया है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज, तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस इतना चाहिए मुझे सेम पावर के लिए, सेम पावर डिलीवर होने के लिए मुझे कितना रेजिस्टेंस चाहिए, आर डैश माइनस आर। आया समझ में, इतना चाहिए है कितना 20, तो 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 21, दिस इज द आंसर 21। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। अगर कोई भी बॉल को इस तरह दिया गया, उसका रेटिंग दिया गया हो, रेटिंग से तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, हाँ कि नहीं, अब उसको हम कोई और लेके पोटेंशियल पे डेवलप कर रहे हैं। आया समझ में, तो वहां पे और जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले रेटिंग से आर निकाल लो, और रेटिंग से आर निकाल के जो तुमको पूछा गया होगा पोटेंशियल, वहां पे कोई तरह मान के चलो कि यहाँ पे रेटिंग दिया गया है, अब ये 200 वोल्ट सप्लाई सर्किट में कनेक्ट होता है, तो रेटिंग से आर निकाल लो, रेटिंग से आर निकाल लो, उसके बाद पूछा गया है 100 वोल्ट पे कनेक्टेड मान के चलो, बाकी नहीं, वहां पे पावर कितना डिलीवर होगा, उस जब सर्किट में कनेक्ट हुआ तो कितना पावर वहां पे डिलीवर होगा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ, तो वहां का वोल्टेज, वहां का जो रेजिस्टेंस तुम निकाले हुए उसको यूज करके पावर निकाल सकते हो। आया समझ में, चलो स्क्रीन को पॉज करके जरा लिख लो, कोई डाउट है तो आज के क्लास का मुझे कमेंट्स पे बोलो। वाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब नया चीज हमें हमको दिखने का मिलेगा। वाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।